हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ब्लॉगर हूँ और साथ साथ आपका जो NCL, WCL या स्कोर इंडिया लिमिटेड की जितनी भी सब्सिडायरी हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्लासेस हो सकते हैं, GS GK और रीजनिंग के क्लासेस मैं ले रही हूँ और मुझसे जितना हो पा रहा है उतना कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो क्लास है, इस क्लास में हम बात करेंगे जो कि NCL जूनियर ओवर मैथ। देखिए, टेक्निकल और सुपरवाइजर ग्रेड की बात करें तो उसका पेपर है ये। ठीक है, NCL जूनियर ओवर मैथ 2018 का ये पेपर है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा है कि 70 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का होगा और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका नॉन टेक्निकल का होता है, जो कि GK GS और इससे होता है। ठीक है, GK GS से क्वेश्चन होते हैं। देखिए, यहाँ पे GS का मतलब होता है, अब बहुत लोग कन्फ्यूजन हो गए GS क्या है, तो जनरल स्टडीज़ को कहते हैं ये। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। जनरल स्टडीज़ में आपके सारे ही सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, एनवायरमेंट हो गया, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे हिस्ट्री हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है जनरल स्टडीज़ में आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं GA यानी जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस भी एक तरीके से GK की तरह होता है, जनरल नॉलेज। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए, है ना। देखिए, तो ये है पहला क्वेश्चन हमारा ये है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो इसका आपको PDF चाहिए। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, करियर इन एक्शन को, और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ही इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही, दोनों मीडियम में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द रूफ इन केस ऑफ अ फ्लैट रूफ रेस्ट शेल्टर्स। कह रहा है कि भैया मिनिमम हाइट क्या होगा रूफ का, किस केस में। देखिए, फ्लैट रूफ है, रेस्ट शेल्टर्स में बात कर रहा है कि जो रेस्ट शेल्टर्स होते हैं वहाँ पे जो फ्लैट रूफ है उस केस में जो मिनिमम हाइट होता है रूफ का वो कितना मीटर होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा 2.5 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस इज टू बी फिटेड डैश एज एन एडिशनल सेफ्टी फीचर्स। देखिए, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस जो है उसको फिट किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से, एडिशनल सेफ्टी फीचर के तौर पे इसको फिट किया जाता है। तो किस में फिट किया जाता है ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक्सकेवेटर दिया है, वाटर टैंक, ड्रिलिंग ऑफ इक्विपमेंट। तो याद रखिएगा डंपर और टिपर में ये आपका प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, याद हो गया। चलिए, तो ये याद रहेगा, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस टू बी फिटेड इन डंपर टिपर एज एन एडिशनल सेफ्टी फीचर्स। तो एडिशनल सेफ्टी फीचर्स के लिए इसको लगाया जाता है प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस को डंपर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लैश बैक अरेस्टर शुड बी प्रोवाइडेड इन। देखिए, ये फ्लैश बैक अरेस्टर है, इसको किस में प्रोवाइड किया जाना चाहिए ये कह रहा है। तो आंसर है, मतलब देखिए ऑप्शन दिया है, कंप्रेशर दिया है, गैस वेल्डिंग, कटिंग सेट, जनरेटर या फिर वेट ब्रिज दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, थर्ड का गैस वेल्डिंग और कटिंग सेट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लैश बैक अरेस्टर की बात करें तो इसको किस में प्रोवाइड किया जाना चाहिए, तो गैस वेल्डिंग और कटिंग सेट में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वोल्टेज लिमिट शैल नॉट एक्सीड फॉर जनरल लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइन। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि कितना वोल्टेज जो लिमिट है, मतलब कितना वोल्टेज का कितना लिमिट, यहाँ पे कह रहा है कि जो वोल्टेज लिमिट है वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल लाइटिंग जो ओपन कास्ट माइन में होता है उसका वोल्टेज जो है कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट से ज़्यादा वहाँ पे ओपन कास्ट माइन में जो जनरल लाइटिंग होती है उसका वोल्टेज लिमिट जो है 250 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्कमैन इंस्पेक्टर इज डेजिग्नेटेड बाई डैश इन कंसल्टेशन विद द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन द माइन। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WI। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है वो मतलब डेजिग्नेट किया जाता है इन 4 ऑप्शन में से किन के द्वारा, ताकि वो जो कंसल्टेट करे, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है माइन में उनसे कंसल्टेशन कर सके। तो किन के द्वारा ये डेजिग्नेट किया जाता है, वर्कमैन इंस्पेक्टर की बात करें
तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा माइन मैनेजर। ठीक है, माइन मैनेजर के द्वारा वर्कमैन इंस्पेक्टर को डेजिग्नेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट ऑफ डस्ट प्रिस्क्राइब फॉर 8 आवर्स वेटेड एवरेज इन माइन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट होता है ना डस्ट का, 8 घंटा के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, तो उसका वेट जो एवरेज होगा वो कितना होगा माइन में, ये कह रहा है। तो वेट कितना होगा उसका, ये कह रहा है कि जो डस्ट प्रिस्क्राइब किया गया 8 घंटे के लिए, उसका वेट कितना होगा माइंस में। तो देखिए उसका आंसर आपका हो जाएगा 3 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, 3 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शुड बी शोन इन वाटर डेंजर प्लान। देखिए वाटर डेंजर प्लान में कौन सा फीचर इसमें से देखा जाता है, मतलब देखा ही जाएगा इसमें, ये क्वेश्चन ही। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए रिवर स्ट्रीम वाटर कोर्स रिजर्वोयर लिखा है, सरफेस काउंटर लाइन दिया है, डाइक्स फॉल्ट सॉर्टर जियोलॉजी, हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द एरिया। तो भाई तीनों ही ऑप्शन जो दिए गए ऊपर वो सारे ही सही हैं। ठीक है, तो वाटर डेंजर प्लान में सारे ही फीचर्स देखने को आपको मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। अगर हम बात करें वर्कर्स पार्टिसिपेशन की बात करें कि सेफ्टी मैनेजमेंट में जो वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस रिगार्डिंग कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, कौन से कमेटी के द्वारा फिर ये वर्कर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट में। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ सेफ्टी कमेटी, बी पार्टाइट कमेटी, ट्रीपार्टाइट कमेटी। तो बी पार्टाइट मतलब जब 2 होते हैं, ठीक है, 2 कमिटीज मिलके होते हैं, और ट्रीपार्टाइट में जब 3 लोग मिलके इसमें गठित होते हैं, कमेटी को गठित करते हैं, तो वो लोग ट्रीपार्टाइट हो जाता है। तो इस हिसाब से सारे ही ऑप्शन सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन सेफ्टी मैनेजमेंट में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो इस रिगार्डिंग में तीनों ही कमेटी सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेफ्टी फीचर ऑफ द बेल्ट कन्वेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि इस ऑप्शन में से जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा गलत है। कह रहा है कि कौन सा, देखिए बेल्ट कन्वेयर की बात हो रहा है यहाँ पे। जो बेल्ट कन्वेयर है उसका जो सेफ्टी फीचर होता है ना, सेफ्टी फीचर होंगे, तो कह रहा है कि 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सेफ्टी फीचर नहीं है बेल्ट कन्वेयर का, ये कह रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले ये देख लेते हैं सेफ्टी फीचर क्या है। तो लिमिट स्विच बिल्कुल, पुल कॉर्ड बिल्कुल, होल्ड बैक बिल्कुल। तो ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, यानी वल्कनाइजिंग दिया हुआ है, ये जो है इसका सेफ्टी फीचर नहीं है बेल्ट कन्वेयर का। ठीक है, याद रहेगा, यहाँ पे याद रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसमें दिया हुआ नॉट। ठीक है, ये नहीं कि इसमें आप देख लो कि लिखा हुआ है कि नॉट, आप ध्यान ही नहीं दिए और पढ़ ली पूरा क्वेश्चन, इस तरीके से गलत आप टिक कर देते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर द CMR 2017 डेंजर जोन फॉर ब्लास्टिंग इज एन एरिया फॉलिंग इन एन रेडियस ऑफ। देखिए CMR 2017 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कह रहा है कि जो डेंजर जोन होता है ब्लास्टिंग के लिए, जो ब्लास्टिंग का एरिया होता है, वहाँ पे जो डेंजर जोन होता है वो कितने रेडियस में वहाँ पे लाई करता है। ठीक है, जो मतलब डेंजर जोन है, जैसे मान लीजिए ब्लास्टिंग एरिया है तो वहाँ पे डेंजर जोन होगा, तो उसका रेडियस पूछ रहा है कि उस कितना रेडियस उसका होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 500 मीटर पे इसका जो डेंजर जोन है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ब्लास्टिंग एरिया की बात करें तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग टीम इज नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइन। ठीक है, इस ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से कह रहा है कि भाई ओपन कास्ट माइन से कौन सा इससे संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा रिलेटेड है। यहाँ पे याद रखिएगा नॉट बोला है। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कौन सा रिलेटेड है। बॉक्स कट दिया हुआ है, बिल्कुल सही। हाई वॉल बिल्कुल ही। क्रेस्ट दिया हुआ है, बिल्कुल। तो क्या नहीं होगा, विंच दिया, विंच, तो ये जो है ये ओपन कास्ट माइन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, बाकी सब इससे रिलेटेड है ओपन कास्ट माइन में। देखिए जब आपको एक चीज़ बता दो वीडियो के बीच में कि जैसे कि आपको पता है कि मैं एक ब्लॉगर हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा ही CIL के रिलेटेड ही मतलब ब्लॉग्स बनाती हूँ मैं, और क्योंकि मैं खुद NCL में रहती हूँ, मेरे फादर यहीं पे एम्प्लॉई हैं, तो मैं इसका वीडियोस यहीं पे अपलोड करते रहती हूँ। व्लॉगिंग चैनल है शिल्पा सरोज के नाम से, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो फटाफट शिल्पा सरोज के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मेरे नाम से ही है चैनल, और उसको आप विज़िट कर सकते हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर आपको NCL का उसमें व्लॉग्स मिल जाएंगे, तो आप उसको देखिए और इन्जॉय करिए वीडियो को। और उस वीडियो के दौरान मतलब मैं बहुत सारा जो टूर उसमें विज़िट किया है उसके बारे में
मैंने आपको बताया है वहाँ पे, तो उस आधा तो तैयारी उससे हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ पे अराइज होते हैं। तो आप क्या पता क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन आ जाए और कब आपकी हेल्प हो जाए मेरे व्लॉग्स देख के ही। ठीक है, तो व्लॉग्स ज़रूर विजिट कर लीजिएगा एक बार और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा वहाँ पे, तो सारा वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, एज पर द प्रोविजन हाउ मच ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू माइन वर्कर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोविजन के अकॉर्डिंग माइन वर्कर्स को कितना पानी जो है, ड्रिंकिंग वाटर जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये देखना जरूरी है भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 2 लीटर इनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, माइन वर्कर्स की बात करें हम, माइन वर्कर्स को 2 लीटर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो प्रोवाइड किया जाता है एज पर द प्रोविजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ माइन वेयर 1600 पर्सन आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड द नंबर ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड एज पर द रूल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक माइन में, मान लीजिए कि एक माइन में 1600 पर्सन जो है उनको ऑर्डिनरी एम्प्लॉय किया जाता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने रिक्वायर, मतलब कितने की ज़रूरत है रूल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा, कहने का ये मतलब है 1600 पर्सन। ठीक है, 1600 पर्सन है जो कि एम्प्लॉयड है। ठीक है, माइन में। अच्छा, अब इसमें वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने अपॉइंट किए जाएंगे, कहने का ये मतलब है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा 3। ठीक है, 3 जो है वर्कमैन इंस्पेक्टर यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे ज़रूरत है इस रूल के अकॉर्डिंग माइन की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैप लैम्प यूज बाय द माइनर इज। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आ चुका है और बहुत ध्यान से आप देखिए इसको। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द कैप लैम्प यूज बाय द माइनर। तो देखिए जो माइनर होते हैं ना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है, और इसने कैप लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लैम्प लगा होता है। ठीक है, कैप लैम्प बोलते हैं इसको, इससे रोशनी मिलती है। तो कैप लैम्प जो माइनर के द्वारा यूज़ किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रिंसिकली सेफ होता है, फ्लेम प्रूफ होता है, केपेबल टू प्रोड्यूस स्पार्क लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी विवादित है और इसमें काफ़ी लोग कहते हैं कि ना ही ए होगा ना ही बी होगा, कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं इंट्रिंसिकली सेफ होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या इसमें कहा जाए, देखिए चलते हैं इंट्रिंसिकली सेफ के तौर पर, लेकिन देखा जाता है इसको हम क्या करें, इसका आप राइट आंसर जो है ज़्यादा देखिए, इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। 14 नंबर क्वेश्चन को आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग का कहना है, क्या कहना चाहते हैं, देखिए जो मेजॉरिटी होगी वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्योंकि ज़्यादा लोग क्लियर इनको बता पाएंगे और जब यहाँ क्लैरिटी होगी क्वेश्चन की तो आप ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट इन ओपन कास्ट माइन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो ओपन कास्ट माइन को ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है इसमें से, ये कह रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन, मैन पावर रिक्रूटमेंट, ग्रीन बेल्ट वेजिटेशन या कस्टमर सेलेक्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा ओपन कास्ट माइन को ओपन करने में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग इन इंडिया इज इकोनॉमिकली फीजिबल एट प्रेजेंट इफ द कोल एंड ओबी रेशियो इज अप टू। देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग जो है इंडिया में इज इकोनॉमिकली फीजिबल। ठीक है, इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब क्या होता है, जिसको जो कि पॉसिबल हो। ठीक है, और जो कि पॉसिबल हो। अच्छा, तो इकोनॉमिकली जो पॉसिबल है, प्रेजेंट की बात करें अगर कोल और ओबी का जो रेशियो है वो कितना हो, तो यहाँ पे देखिए समझ में आया क्वेश्चन कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन जो इंडिया में है वो मतलब पॉसिबल है, इकोनॉमिकली पॉसिबल है कब, अगर प्रेजेंट में कोल और ओबी रेशियो, ओबी मतलब ओवरबर्डन की बात हो रहा है, तो कोल और ओबी की बात कर रहा है कि कोल और ओबी का जो रेशियो हो कितना हो, तब ये पॉसिबल है कि मैकेनाइज्ड ओपन माइनिंग जो है वो इकोनॉमिकली फीजिबल हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका 1 in 10, 1 in 8। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 1 in 8 में जो रेशियो है वो अब तक रहे, इस तक रहे 1 in 8, तो आपका ये जो पॉसिबल मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग पॉसिबल हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल कैन बी गिवन बाय। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्पॉन्टेनियस मतलब जो बहुत इमीडिएट होता है, जो कोल का हीटिंग होने लगता है, ठीक है, तो उसका अर्लीस्ट इंडिकेशन कौन देता है, मतलब कौन इंडिकेट करता है बहुत पहले, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वीटिंग। ठीक है, मतलब पसीना, आपको बहुत ज़्यादा स्वीटिंग होने लगेगा, आपको ये पता चलने लगेगा कि भैया यहाँ पे जो है कोल
हीट गर्म हो गया मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल ग्रेड कॉल्ड विच इज अवेलेबल फ्रॉम अ प्रॉपर्टी आफ्टर एक्चुअल माइनिंग इज। देखिए जो मटेरियल ग्रेड होता है उसको आप क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, जो कि अवेलेबल होता है आफ्टर एक्चुअल माइनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रन ऑफ माइन ग्रेड, इसको बोलते हैं मटेरियल ग्रेड को क्या कहते हैं, रन ऑफ माइन ग्रेड, ठीक है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, द टर्म रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर यानी RF की बात हो रही है, इज रिलेटेड विथ। तो जो RF है आपका, वो जो टर्म है RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, वो किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइन प्लान, ठीक है, सर्वे, इससे रिलेटेड है ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, याद रहेगा, माइन प्ले सर्वे से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन हैड टेकन प्लेस इन ऑर्डर ऑफ। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो आपको पक्का हो गया, कैसे, मैंने कोल माइंस इन इंडिया का वीडियो है, लेक्चर कोल माइंस इन इंडिया, ठीक है, आप देख लेना, हमने WCL की क्लासेस स्टार्ट की थी दोस्तों, ठीक है। तो स्पेशल क्लास 2 है, ठीक है, स्पेशल क्लास देखेंगे आप 2 क्लास में, इसको मैंने बताया है कोल माइंस इन इंडिया, इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है, और यहाँ कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले पिट होता है, फिर लिग्नाइट होता है, ठीक है, फिर आपका क्या होता है, बिटुमिनियस होता है, उसके बाद एंथ्रासाइट होता है जो कि बेस्ट कोल होता है ये, ठीक है, इंडिया में। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बताया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस और एंथ्रासाइट, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन। चलिए ये तो हो गया आपका, ये वीडियो देख के आप समझ जाते हैं यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ग्रेविमेट्रिक सैम्पलर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक सैम्पलर है, ये काम करता है किसके प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स पे ये ग्रेविमेट्रिक सैम्पलर काम करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22, बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन। देखिए जो बर्डन होता है वो किसके बीच का डिस्टेंस है, ये कह रहा है यहाँ पे, किसके बीच का डिस्टेंस है, यहाँ पे कह रहा है बर्डन। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन और ध्यान से समझिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट रो एंड एज लाइन ऑफ बेंच, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बर्डन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23, टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग विच फैक्टर इज कैलकुलेटेड। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस होता है ना, उसको मेजर करने के लिए कौन सा फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पावर फैक्टर, ठीक है, लोड फैक्टर, एजी फैक्टर, यील्ड फैक्टर, ये सब नहीं होगा, आपका हो जाएगा पावर फैक्टर, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाइल ब्लास्टिंग इन हॉट स्ट्रेटा द टेम्परेचर ऑफ होल शुड नॉट एक्सीड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ब्लास्टिंग होता है ना, जब ब्लास्टिंग करते हैं हॉट स्ट्रेटा में, तो जो टेम्परेचर होता है होल का वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितने से ज़्यादा, कितने डिग्री से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए टेम्परेचर इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आपका इसका तापमान नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब ब्लास्टिंग करते हैं और गर्म जो जिसमें ब्लास्टिंग होती है उसका जो टेम्परेचर है होल का वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25, फ्लाई रॉक्स ड्यूरिंग ओपन कास्ट माइन ब्लास्टिंग आर कंट्रोल बाई। तो बहुत ही ईजी है ये तो मैंने बताया था ब्लॉग्स में, आपको समझाया था जब मैंने कि भाई कितने तरीके के हेम होते हैं, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ पूरा बताया है, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखा हुआ फ्लाई रॉक्स ड्यूरिंग ओपन कास्ट ब्लास्टिंग आर कंट्रोल बाई। देखिए ओपन कास्ट ब्लास्टिंग जब होती है तो रॉक्स जो है उसको तोड़ दिए जाते हैं, क्रश किए जाते हैं, तो उनसे जो रॉक्स जो डस्ट पार्टिकल्स है वो ऊपर की ओर उठते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट, धुआं और ये सब हो जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें से क्या यूज़ किया जाता है, ये पूछ रहा क्वेश्चन में, स्प्रेइंग वाटर, मफल ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग शॉर्ट होल्स, ब्लास्टिंग डीप होल्स, ये सब दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मफल ब्लास्टिंग, ठीक है, मफल ब्लास्टिंग करते हैं ताकि जो फ्लाई रॉक्स हैं ओपन कास्ट जो ब्लास्टिंग होती है उसको आप कंट्रोल कर सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वाइल डीलिंग विथ मिस फायर शॉट द रिवीलिंग होल इज ड्रिल एट डिस्टेंस नॉट लेस देन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि जब हम मिस फायर शॉट से डील करते हैं तो जो रिलीविंग होल होता है उसको ड्रिल करते हैं कितने डिस्टेंस से, जो कि कितने से कम नहीं होना चाहिए, ये पूछ रहा है। एट ए डिस्टेंस मतलब एक डिस्टेंस पे हम रिलीविंग होल को ड्रिल करते हैं जो कि कितने से कम नहीं होना चाहिए, कितने मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर्स के डिस्टेंस से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अ कोल सीम इज सेड टू बी डिग्री थर्ड इफ रेट ऑफ एमिशन ऑफ गैसेस इन क्यूबिक मीटर ऑफ कोल
रेज्ड इज मोर देन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि जो देखिए कोल सीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए कोल सीम है उसको हम डिग्री थर्ड तब बोलते हैं जब जो रेट ऑफ एमिशन है गैस का वो कितना मीटर क्यूब ये ज़्यादा हो जाए एक कोल का, तो अब हम बोलते हैं उसको डिग्री थर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 10 क्यूबिक मीटर जब इसको हम बोलेंगे कोल का, तब ये जो है आपका थर्ड डिग्री कोल सीम कहलाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 28। रिपोर्टेबल इंजरी मीन्स एनी इंजरी अदर देन सीरियस इंजरी विच इन्वॉल्व्स द इनफोर्स एब्सेंस ऑफ एन इंजर्ड पर्सन फ्रॉम वर्क फॉर ए पीरियड ऑफ। देखिए इसका मतलब हम आपको बता रहे हैं कि रिपोर्ट करने योग्य चोट का अर्थ है गंभीर चोट के अलावा कोई भी चोट जिसमें शामिल है किसी घायल व्यक्ति को कितने समय के लिए काम से जबरदस्ती अनुपस्थित रखा गया है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो कितने घंटे तक उसको जबरदस्ती अनुपस्थित रखा गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 72 आवर्स। ठीक है, याद रहेगा 72 आवर्स और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कोल सीम्स आर नॉर्मली फाउंड इन, देखिए कोल सीम्स जो है ना, देखिए कोल सीम्स का मतलब है जो कोयला होता है ना उसका तह की बात करते हैं। कोल की जो तह होती है वो नॉर्मली कहाँ पाया जाता है, ठीक है, इग्नियस रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में, या फिर कहीं भी नहीं। तो याद रखिएगा सेडिमेंट्री रॉक्स पे कोल का जो सीम्स होता है, कोल की जो तह होती है वो यहीं पे पाई जाती है। ठीक है, चलिए सेडिमेंट्री रॉक्स में याद रहेगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर से आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंटिन्यूअस सीम मीन्स द पार्टिंग बिटवीन टू सीम इज विद इन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कंटिन्यूअस सीम होता है ना, जो सीम्स हैं, दो जो परत है उसके बीच का जो डिफरेंस बोल रहा है वो कितना है, ये कह रहा है। ठीक है, तो याद रहेगा 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर का डिफरेंस होता है बीच में, और इस बीच जो सटे होते हैं 9 मीटर पे, ये बनाते हैं ये बनाते हैं कॉन्टिगियस सीम। ठीक है, कॉन्टिगियस सीम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ज्वाइनिंग ऑफ 2 रोप इज कॉल्ड। देखिए जो 2 रोप्स हैं इसको जब ज्वाइन करते हैं हम, 2 रोप्स को ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्प्लिसिंग। ठीक है, स्प्लिसिंग को बोलते हैं इसको, ज्वाइनिंग ऑफ 2 रोप्स इज कॉल्ड स्प्लिसिंग, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्सप्लोसिव इज स्टोर्ड एट। देखिए एक्सप्लोसिव को कहाँ स्टोर किया जाता है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो रूम दिया हुआ है, तो रूम में तो एक्सप्लोसिव स्टोर नहीं करेंगे, बंकर दिया नहीं, गोडाउन नहीं, तो बचा आपका मैगजीन। ठीक, मैगजीन में हम इसको एक्सप्लोसिव को स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैंने आपके ब्लॉग में बताया है, जीएम ऑफिस को मैंने विजिट किया था, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। उस वीडियो में मैंने कुछ डिटेल्स, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छे दिए हैं, उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे है डीजीएमएस कम्स अंडर। डीजीएमएस पता होना चाहिए आपको क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए डीजीएमएस का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि डीजीएमएस जो है वो किसके अंडर में आता है, तो कोल मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है आपका डीजीएमएस। ठीक है, याद रहेगा, कोल मिनिस्ट्री मत लगा दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटिस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट इज गिवन इन फॉर्म। देखिए जो सीरियस एक्सीडेंट होता है ना उसका जो नोटिस दिया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रहेगा 4th A में। ठीक है, 4th A के फॉर्म में ये आपका सीरियस एक्सीडेंट्स के जो नोटिस होते हैं वो इस फॉर्म में रहते हैं 4th A में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ डस्ट दैट गवर्न इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डस्ट के, तो उसका जब हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं तो क्या शो करता है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साइज ऑफ डस्ट। ठीक है, साइज ऑफ डस्ट की बात करें, जो डस्ट होते हैं उनका जो साइज होता है ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है डस्ट को मापने के लिए। ठीक है, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइज ऑफ डस्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन अंडरग्राउंड माइन शुड नॉट बी लेस देन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होते हैं ना अंडरग्राउंड माइंस में, वो किससे कम नहीं होना चाहिए, कितने % से कम नहीं होना चाहिए कह रहा है। ठीक है, याद रहेगा, तो 19% से कम नहीं होना चाहिए भाई, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोथर्मल ग्रेडियंट इन इंडियन कोल्ड फील्ड इज अबाउट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जियोथर्मल ग्रेडियंट इंडियन कोल्ड फील्ड में कितना होना चाहिए। ठीक है, कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 डिग्री सेल्सियस और 38 मीटर। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस 38 मीटर इतना होना चाहिए जियोथर्मल ग्रेडियंट की बात करें तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डस्ट जनरेशन मे बी रिड्यूस्ड बाय ड्रिलिंग। देखिए डस्ट जनरेशन जो है वो कम किया जा सकता है ड्रिलिंग की मदद से। कैसे,
क्या करेंगे? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विथ शार्प बिट। शार्प बिट की मदद से डस्ट को जनरेशन जो है उसको हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ड्रिलिंग के मेथड से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज नॉट यूज टू डिस्क्राइब अ जियोलॉजिकल फॉल्ट? तो कह रहे हैं कि भाई इस 4 ऑप्शन में से कौन सा यूज नहीं किया गया है, जो क्यों यूज़ नहीं किया जाता है जियोलॉजिकल फॉल्ट को डिस्क्राइब करने में। ठीक है, जो कि यूज़ नहीं किया जाता है। तो क्या क्या यूज़ किया जाता है पहले हम तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो थ्रो बिल्कुल यूज़ किया जाता है, हेड बिल्कुल ये तो है ही नहीं काम का। तो ग्रेडियंट नहीं यूज़ करते हम। ठीक है, जियोलॉजिकल फॉल्ट को देखने के लिए हम ग्रेडियंट यूज़ नहीं करते, ये टर्म यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा नॉट बोला है, तो ये ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट है इन अ सरफेस माइन अ बॉक्स कट इज डिफाइन एज। तो सरफेस माइन में जो बॉक्स कट होता है उसको क्या डिफाइन किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इनिशियल कट मेड टू ओपन अ कट। ठीक है, द फाइनल कट टू क्लोज द माइन, एनी कट विच लुक्स एज ओपन बॉक्स, द कट टू एक्सटेंड होल रोड। नहीं, द इनिशियल कट मेड टू ओपन अ कट। ठीक है, जो इनिशियल कट किया जाता है ना एक कट को ओपन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम बॉक्स कट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 है विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ साइकिल टाइम ऑफ एक्सकेवेटिंग मशीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विंग फैक्टर। ठीक है, कह रहे हैं कौन सा फैक्टर को कंसिडर करते हैं हम, किस लिए? फॉर कैलकुलेशन ऑफ साइकिल टाइम ऑफ एक्सकेवेटिंग मशीन। जो साइकिल टाइम होता है एक्सकेवेटिंग मशीन का, उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फैक्टर यहाँ पे कहा गया है कि सही होगा। ठीक है, कंसिडर मतलब किया जाता है, तो स्विंग फैक्टर याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। In an open coal cast mine, bench failure has occurred in which a triangular portion has come out. The type of failure is. देखिए जो बेंच फेलियर होते हैं ना, कभी कभी ये देखने को आपको मिल जाएगा, जिसमें क्या होता है जो ट्रायंगुलर पोर्शन होता है ना वो बाहर आ जाता है। तो इस टाइप के फेलियर को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम वेज फेलियर। ठीक है, याद रहेगा, वेज फेलियर बोलते हैं इसको, याद रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट ऑफ ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन इज। देखिए यूनिट क्या है, ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन का यूनिट क्या है ये बताना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, याद रहेगा, मिलीमीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्लोप ऑफ एन ओपन कास्ट माइन डैश विद इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देखिए जो वो फैक्टर जो स्लोप के सेफ्टी में काम आते हैं ओपन कास्ट माइन में, वो क्या होते हैं? जब वाटर पोर्स का जो प्रेशर है वो बढ़ता है तो क्या हो जाता है, जो सेफ्टी स्लोप्स हैं उसका जो फैक्टर है वो क्या होता है? ऊपर जाता है, कम हो जाता है, क्या चेंज ही नहीं होता है कि इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है उसका, क्या होता है? तो याद रखिए कम हो जाता है। ठीक, जो सेफ्टी स्लोप्स होते हैं उसका जो फैक्टर है ओपन कास्ट माइन में वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब हम वाटर पोर्स जो होते हैं उसका प्रेशर जब बढ़ेगा तो इसका जो ओपन कास्ट माइन का जो सेफ्टी स्लोप्स है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्वालिफिकेशन प्रोसेस। क्वालिफिकेशन प्रोसेस में ये कौन सा इसमें से अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता है? क्लाइमेटिक कंडीशन, टाइम, डेप्थ, मेथड ऑफ वर्किंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन देता है, टाइम भी देता है, डेप्थ भी देता है, मेथड ऑफ वर्किंग क्या होता है ये नहीं देता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। VOD इज अ टर्म रिलेटेड टू। देखिए VOD यानी वॉट का जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एयर ब्लास्ट, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोडर, टायर, बस्ट। देखो तो किस टर्म से ये रिलेटेड है? VOD की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा एक्सप्लोसिव से ये रिलेटेड है। ठीक है, एक्सप्लोसिव से रिलेटेड है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रोडक्टिविटी ऑफ हाईली मैकेनाइज्ड कोल माइन डिपेंड्स ऑन। देखिए जो हाईली मैकेनाइज्ड कोल होते हैं ना उनका जो प्रोडक्टिविटी होता है वो किस पर डिपेंड करता है मेनली? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा बिना झिझक, बिना ज़्यादा सोचे समझे टी ऑप्शन लगाना पे। परसेंट अवेलेबिलिटी और परसेंट यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब कितना परसेंट अवेलेबिलिटी है और कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है इक्विपमेंट का, ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्टिविटी है हाईली मैकेनाइज्ड कोल माइंस का इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या क्या? तो यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, मैन पावर इक्विपमेंट, तो इसमें जो है चीज़ें कम है। यहाँ पे जो है बहुत सटीक चीज़ें दी है, परसेंट अवेलेबिलिटी और यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट का परसेंटेज दोनों ही डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। While working in an OCP over the developed working, the parting above the gallery is proved by। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि OCP में वर्किंग करते समय जो आप डेवलप वर्किंग पे वर्क करते हो तो जो पार्टिंग होता है,
जो गैलरी के ऊपर पार्टिंग होता है वो किसके द्वारा प्रूफ किया जाता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ड्रिलिंग ऑफ होल के द्वारा ये प्रूफ किया जाता है, ठीक है, प्रूफ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द सब्सिडेंस इन कोल माइनिंग। व्हाट इज सब्सिडेंस इन कोल माइनिंग, कोल माइनिंग में सब्सिडेंस क्या होता है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फोल्डिंग ऑफ स्ट्रेटा नहीं, ब्रेकिंग ऑफ रॉक नहीं, लिफ्टिंग ऑफ सरफेस स्ट्रेटा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। सब्सिडेंस क्या होता है, जब यहाँ की हम बात करते हैं तो सब्सिडेंस मतलब होता क्या है। देखिए सब्सिडेंस जो होता है ना, सब्सिडेंस जो होता है ग्राउंड मूवमेंट होता है, ठीक है, जो कि लैटरल और वर्टिकल हो सकता है। तो ग्राउंड मूवमेंट की बात करें तो वो लैटरल वर्टिकल दोनों हो सकता है। वो किसकी वजह से होता है, देखिए सिंकिंग हो जाए, शिफ्टिंग हो जाए, या फिर कोलैप्सिंग हो जाए मैन मेड अंडरग्राउंड माइंस में, तो वहाँ पे ये सीन जब होता है तो उसको हम सब्सिडेंस माइनिंग बोलते हैं। और ये आप एक सीन आपको हम बताएं तो रानीगंज, ठीक है, रानीगंज कोल फील्ड है, वहाँ पे सब्सिडेंस बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। और जो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग एरिया में ये मतलब सीन होता है सब्सिडेंस में, जो सैलो डेप्थ होता है ना, वहाँ पे जो कोल सीम है वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, तो वही रीज़न है और सब्सिडेंस का कारण यही बनता है, ठीक है। तो इतना समझने का इंपॉर्टेंट था यहाँ पे सब्सिडेंस क्या होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच इक्विपमेंट इज नॉट यूज फॉर स्ट्रिपिंग वर्क इन ओपन कास्ट माइन। देखिए यहाँ पे इक्विपमेंट कौन सा यूज़ नहीं होता है स्ट्रिपिंग वर्क के लिए ओपन कास्ट माइन में, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सॉवल बिल्कुल यूज़ होता है, सावल बिल्कुल यूज़ होता है, ड्रैगलाइन यूज़ होता है, बकेट व्हील एक्सकवेटर बिल्कुल, SDL यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे नॉट बोला है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजमहल माइन डिजास्टर ऑफ 2016 वाज ड्यू टू। देखिए राजमहल माइन डिजास्टर हुआ था, ठीक है, बहुत ही भयानक 2016 में, तो किसके कारण हुआ था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी डिजास्टर है ना, एक बार आप देख लेना, जो भी माइनिंग से रिलेटेड है एक बार आप देख लीजिएगा, इसको बहुत ही बड़े यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए ब्लास्टिंग, फायर, एक्सप्लोजन ऑफ गैस या फिर स्ट्रेटा फेलियर, तो किसके वजह से हुआ था, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा स्ट्रेटा फेलियर की वजह से यहाँ पे हुआ था, ठीक है, ब्लास्टिंग नहीं, फायर नहीं, एक्सप्लोजन ऑफ गैस नो, स्ट्रेटा फेलियर की वजह से यहाँ पे ये जो डिजास्टर हुआ है ये इसकी वजह से हुआ था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, AVA इज यूज्ड इन। देखिए आवा, आवा की बात हो रही है यहाँ पे, आवा किस में यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हीकल यूज इन माइन, जो व्हीकल यूज किए जाते हैं उसमें यावा यूज होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 53, न्यू कोल माइन रेगुलेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड इफेक्टिव फ्रॉम। देखिए न्यू कोल माइन रेगुलेशन जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया और कब फिर इफेक्टिव में आया, कब लागू कर दिया गया इसको, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई। तो कब किया गया, 53, ठीक है, 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवंबर 2017, ठीक है, याद रहेगा नवंबर 2017 में इसको किया गया। देखिए बहुत कम मार्जिन किया गया, 2017, 17, 18 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको डेट याद रखना होगा नवंबर, ठीक है, नवंबर 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इसको इफेक्ट में लाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट 54, वन माइन शुड बी अंडर सोल कंट्रोल ऑफ। देखिए वन माइन जो है मतलब जो माइन है वो किसके कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है, ए माइन किसके कंट्रोल में होना चाहिए ये कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनेजर, ठीक है, मैनेजर के कंट्रोल में होता है, ओके, सोल कंट्रोल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल इज। देखिए स्पॉन्टेनियस जो कंबशन हो जाता है कोल का वो क्या होता है, ऑप्शन दिया है 4, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे तो सेल्फ हीटिंग ऑफ कोल। देखिए सेल्फ हीटिंग ऑफ कोल को हम बोलते हैं कंबशन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल को क्या कहते हैं, सेल्फ हीटिंग ऑफ कोल, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, गार्डलैंड ड्रेन इज। देखिए गार्डलैंड ड्रेन को क्या कहते हैं, क्या है ये भाई गार्डलैंड ड्रेन, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं वाटर ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज का, देखिए वाटर ड्रेनेज को बोलते हैं गार्डलैंड ड्रेन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, डोजर यूज्ड एज। डोजर किस तरीके मतलब यूज़ किया जाता है एज अ लोडिंग इक्विपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट के लिए, लेवलिंग के लिए, पुशिंग पर्पस या फिर क्रशिंग एंड स्क्रीनिंग पर्पस के लिए, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। अब आप सोचेंगे कुछ लोग ये भी लगा देंगे क्रशिंग स्क्रीनिंग पर्पस के लिए, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, लोडिंग, सब तो लग ही रहा है कि क्या इसमें से क्या ही छोड़ दें। देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि लेवलिंग और पुशिंग पर्पस के लिए इसको डोजर को यूज़ किया जाता है। मैंने डोजर का भी वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हो, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि लेवलिंग और पुशिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद ड्रग लाइन। कौन सा इसमें से रिलेटेड नहीं है भाई ड्रग लाइन के लिए, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ड्रैग लिखा हुआ बिल्कुल, हॉइस्ट बिल्कुल, स्विंग के लिए बिल्कुल, क्राउड, क्राउड क्या होता है, क्राउड के लिए तो नहीं है भाई, ठीक है, ड्रग लाइन क्राउड के लिए यूज़ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, थिकेस्ट सीम ऑफ कोल। कोल का जो थिकेस्ट सीम है वो क्या है, अब भाई थिक थिन समझ में आता है ना आपको, देखिए थिक और थिन, थिक थिन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा होता है, ठीक है, तो मोटा परत की बात हो रही है यहाँ पे कोल की। तो थिकेस्ट सीम का है वो कहाँ पाया जाता है, ये ऑप्शन पूछ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो याद रखिएगा झिंगुरदा की बात करें, झिंगुरदा माइंस जो है यहाँ पे आपको थिकेस्ट कोल, यहाँ की परत जो है काफ़ी मोटी है कोल की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग झिंगुरदा माइंस में होंगे भी, तो सुन के बहुत उनको अच्छा लगेगा कि भाई यहाँ का नाम, माइंस का नाम आ गया। तो भाई जो है वो तो फैक्ट है, तो चीज़ें आएंगी ही। ठीक है, नेक्स्ट 60, कोल इज यूटिलाइज मेनली फॉर इन इंडिया। तो देखिए कोल को जो मेनली यूज़ किया जाता है इंडिया में, किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या है मेन कारण। देखिए फॉर डोमेस्टिक पर्पज लिखा है, फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, फॉर पावर जनरेशन, फॉर फार्मिंग। तो ये तो आप हटा ही दो, ये तो होगा नहीं, ऑयल तो होगा नहीं, डोमेस्टिक पर्पज और पावर जनरेशन, इस दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो क्या होगा राइट आंसर, तो जाहिर सी बात है भाई पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है ना कोल। अब सबसे ज़्यादा बिजली नहीं रहेगी यहाँ, तो मेन बात तो यही है। तो ये चीज़ है, डोमेस्टिक पर्पज में क्या ही लगाओगे आप, फॉर पावर जनरेशन लगाओगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द मूविंग फ्रंट ऑफ माइन इज कॉल्ड। देखिए मूविंग फ्रंट जो होता है माइन में, उसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फेस। ठीक है, फेस बोलते हैं मूविंग फ्रंट ऑफ माइन, माइन का जो मूविंग फ्रंट होता है उसको हम फेस बोलते हैं। नेक्स्ट है, नो पर्सन इज अलाउड टू वर्क इन अ माइन फॉर मोर देन हाउ मच डेज इन अ वीक। एक सप्ताह में कोई भी पर्सन को ये अलाउ नहीं है कि भाई वो इतने ज़्यादा दिन से काम करे। ठीक है, इतने दिन से ज़्यादा काम नहीं जबरदस्ती थोपा जा सकता उस पर। तो कितना भैया, कितने दिन से ज़्यादा नहीं कर सकता एक वीक में, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, 6 डेज, 6 डेज एक वीक में, एक सप्ताह में 6 दिन से ज़्यादा उससे काम नहीं निकलवाए जा सकते। ठीक है, चलिए ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, वुमेन इज अलाउड टू वर्क इन अ माइन। वुमेन का जो टाइमिंग है माइन में काम करने का वो कितना है, देखिए निर्धारित किया गया, वो देख लीजिए आप कितना होता है। तो बिटवीन 6 AM to 7 PM। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, देखिए घड़ी है 12 दिया हुआ है ना, 12, 6, 3 और 9। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 AM यानी सुबह के 6 बज रहा है, सुबह के 6 से शाम के 7 यानी पूरा राउंड क्लॉक करके 1 घंटा आगे जब चली जाए 7 बजे रात के, यहाँ इतने दिन का काम है, यानी नाइट शिफ्ट में नहीं करती हूँ। ठीक है, याद रहेगा। चलिए 6 AM से 7 PM। चलिए नेक्स्ट है, सेफ्टी फीचर इन अ डंपर इज। सेफ्टी फीचर इन डंपर में वो क्या है, ये कह रहा है डंपर में, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रियर व्यू मिरर, बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। ठीक है, आवा ये भी होता है, तो यानी कि सारे ही होते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट है, बर्म इंच। बर्म क्या है भाई, ये ठीक है, बर्म क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोवाइडेड ऑन द एज ऑफ हॉल रोड, तो हॉल रोड के जो एज होता है वहाँ पे इसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बर्म याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, कोई कंफ्यूजन है इसमें, चलिए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, यू मे रिकॉग्नाइज डैश बाय इट्स डिस्टिंक्टिव रोटन एग ऑर्डर। तो भाई कह रहा है कि आप इसको पहचान सकते हो, इसके जो अजीब सा मतलब एक जैसे स्मेल आता है, रॉटन एग के जैसे इसका स्मेल है, वो क्या है भाई, ये हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो आप जो इसके स्मेल से पहचान लोगे वो क्या चीज़ है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसकी स्मेल से मतलब पूरा एक रॉटन एग की जैसे स्मेल आता है इसका अजीब सा, तो वो है ये। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन, चलिए ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, नेक्स्ट है, द ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड इज। देखिए जो ग्रेडियंट होता है हॉल रोड का वो कितना होता है ये बताना है, तो याद रखिएगा इसका होता है 1/16। ठीक है, 1/16 याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, इन ओपन कास्ट माइन हाईएस्ट ग्रेडियंट ऑफ एनी रोड इज। देखिए कोई भी ओपन कास्ट माइन में, ओपन कास्ट माइन की बात करें तो हाईएस्ट ग्रेडियंट होता है कोई रोड का, वो कितना होता है ये कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिए 1/10। ठीक है, 1/10 होता है, कोई भी हाईएस्ट ग्रेडियंट होगा रोड का तो 1/10 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 69 नंबर, देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ अ डंपर व्हील इज 2.4 मीटर। ठीक है, जो डायमीटर है डंपर व्हील का, जो डंपर का चक्का होता है उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 2.4 मीटर। देन द हाइट ऑफ द बम विल बी, तो फिर भाई बम का जो हाइट है वो कितना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.40 मीटर। ठीक है, 2.4 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट पूछ रहा बम का कितना होगा, 2.40 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 70 क्वेश्चन यानी जो टेक्निकल क्वेश्चन है वहां से ही खत्म हो रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट। कौन सा इसमें से डस्ट से हमें बचाता है ये बताना है। तो ईयर मफ, गॉगल, मास्क या फिर सारे ही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ईयर मफ से तो आप नहीं बच पाओगे डस्ट से। गॉगल तो आपको आँख ही बचा पाएगा। मास्क से आप इनहेल करते हो ना डस्ट, तो आप बॉडी में तभी जाएगा जब आप इनहेल करोगे। तो मास्क अगर लगाए रहोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, मास्क डस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मास्क ऑल द अबव मत लगा दीजिएगा। ओके, तो यहाँ से हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ, जो कि हमारा जीके और जीएस का पोर्शन है। ठीक है,
अगर इसमें से क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो बता रहे हैं वही एग्जाम हॉल में आएंगे, हम वही बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसको गलत नहीं करना है, ठीक है। बहुत कोशिश रहेगी कि आपका जो जीके जीएस का 30 क्वेश्चंस जो है वो स्कोरिंग क्वेश्चन है, और यहाँ से मुझे लगता है कि आपको गलत करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो भारत रत्न का रेसिपिएंट इसमें से कौन नहीं है, ये बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं एक लिस्ट दे दूंगी जिसमें से भारत रत्न अवार्डी जो होंगे इंडिया के वो सारे ही रहेंगे, ठीक है। आप उसको एक बार देख लेना तो आपके दिमाग में ये चीज़ तो रहेगा ना कि भाई हाँ ये अवार्डी हैं, भारत रत्न है, मतलब इनको मिला है, ठीक है। तो इसका जो कि देखिए हम बढ़ते हैं इसकी तरफ, और इसका हम राइट आंसर देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको भारत रत्न नहीं मिला है, ठीक है। विनोबा भावे को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला है, एस राधाकृष्णन को भी मिला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं मिला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट इंडियन हु रिसीव अ नोबेल प्राइज। तो भाई कौन सी फर्स्ट इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन की बात करेंगे जब हम, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जो है फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है। बाकी मदर टेरेसा, हरगोविंद टैगोर, सीवी रमन, इनको भी नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट इंडियन, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आप लगाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए एक वीडियो है मेरा, आप इसको शॉर्ट्स में चाहो तो शॉर्ट्स में समझ लो कि शॉर्ट्स में आप चेक कर लेना, शॉर्ट्स के जितने भी ट्रिक्स मैंने बताए हैं वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। अरे ठीक है ना, आप ट्रिक्स देख के अगर आप एक क्वेश्चन फंस जा रहा है तो क्या ही बुराई है उसमें, आप ट्रिक्स देख लेना। उसमें मैंने जो है नोबेल प्राइज़ विनर का मैंने लिस्ट बताया था उसमें शॉर्ट में, कैसे आप इसको याद करोगे, ठीक है, ईयर के साथ, और क्या किस सब्जेक्ट में उनको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे फॉल्स ऑन। देखिए रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कुछ डेट है जो कि कुछ डे है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में पूछ लिया था डायरेक्ट, देखिए आप क्वेश्चन में आया है तो आप समझ सकते हैं कि कितना डे पूछ लिया डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। और ये सब जो बहुत ही रिपीटेड होंगे, मतलब एकदम लिमिटेड होते हैं कुछ कि यही तो आना ही है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये देख लीजिए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा 8 मई को, ठीक है, 8 मई को रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेड़ बना दे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात आ रही है तो ये याद रखिएगा 5 जून को ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। 5 जून, अब जून से याद कैसे करेंगे, देखिए जे बनाया हमने, ठीक है, जे बनाया, अब क्या करना है, इसको बना देना पेड़, ठीक, पेड़ बना दिया हमने, इससे याद रहेगा आपको, ठीक है, पेड़ बना दिया। तो जे से आप जब जे याद रहेगा आपको तो 5 जून की याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 5 जून याद रखिएगा, 5 जून रट लीजिए, मतलब इसको आप, तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। और 16 सितंबर को, ये क्यों डेट इंपॉर्टेंट है, देखिए 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है, ओजोन डे, ये क्वेश्चन में भी आता है, बहुत बार आया है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। देखिए इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च। देखिए यहाँ पे क्या था, 8 मई था रेड क्रॉस डे, यहाँ पे 8 मार्च बोल रहा है, तो वर्ल्ड वुमेंस डे, ठीक है। महिला दिवस यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड एड्स डे, अनदर इंपॉर्टेंट डे, इस बहुत इंपॉर्टेंट है भैया वर्ल्ड एड्स डे, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस कब मनाया जाता है, तो बहुत ही ईजी, इसमें कोई ज़्यादा अपना तिड़गम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी बात करें तो ये पहले ही दिसंबर के 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है, नया साल शुरू होने वाला था, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है, ये देखिए इस तरीके से रेड रिबन होता है, वर्ल्ड एड्स डे, तो 1 दिसंबर याद रहेगा, 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। चलिए नेक्स्ट है नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इज डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। भैया कौन सा स्टेट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंड है, पहला स्टेट ऐसा बन गया है, तो बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन, कई बार आया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम इंपॉर्टेंट नहीं। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेडिसिनल क्रॉप्स। तो मेडिसिनल क्रॉप्स भैया कौन सा, इसमें कौन से प्लांट्स में मेडिसिनल क्रॉप है, शुगर कैन नहीं, एलोवेरा अच्छा, कॉटन नहीं, महुआ नहीं, तो एलोवेरा ही है ना भैया, महुआ से तो दारू बनता है, कॉटन से तो कपड़ा बनता है, शुगर कैन तो गन्ना बनता है, चीनी बनता है, गुड़ बनता है, ये सब, तो एलोवेरा जो है आपका मेडिसिनल प्लांट हो जाएगा, मेडिसिनल क्रॉप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेस मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज। भैया कौन सा स्टेट जो है वो मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज को टच करता है, कौन सा स्टेट है इसमें से। अच्छा देखिए मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश है, ये मान लीजिए भारत का मैप है, इस तरीके से शॉर्ट में आते हैं, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी मतलब टच किए हैं, जितने भी स्टेट्स, वो सारे को ज़्यादा टच करता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सिंगल।
तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो ऐसा स्टेट है जो मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज को टच करता है। अच्छा नेक्स्ट, नेपा नगर रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्री। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेपा नगर। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? नेपा नगर की अगर हम बात करें, ठीक है, नेपा नगर की बात करें तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए फेमस है। न्यूज़पेपर प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे पेपर जो है वो प्रिंट किया जाता है। न्यूज़पेपर पेपर जो है यहाँ पे नेपा नगर यहीं पे प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर प्रिंट के लिए फेमस है नेपा नगर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑन विच डेट द 2018 नेशनल मैथमेटिक्स डे NMD वॉज ऑब्जर्व इन इंडिया रिसेंटली। देखिए नेशनल मैथमेटिक्स डे की बात करें, देखिए 2018 का पेपर है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। तो वैसे आप जान लो कि नेशनल मैथमेटिक्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, तो आप आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2018 में पूछ ले तो आप नहीं पूछिएगा। ठीक है, पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्रॉम विच स्पोर्ट अनूप कुमार इज एसोसिएटेड विथ विच रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट। तो अनूप कुमार जो है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। तो भाई कौन है अनूप कुमार, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो कबड्डी। ठीक है, कबड्डी प्लेयर है ये अनूप कुमार। अच्छा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री वोन द कबड्डी वर्ल्ड कप 2018। तो कह रहा है भाई कौन सा कंट्री है जिसने वर्ल्ड कप, मतलब कौन सा कंट्री है जिसने कबड्डी वर्ल्ड कप 2018 जीता था। देखिए याद रखिएगा यहाँ पे 2018 का पूछ रहा है कबड्डी वर्ल्ड कप, तो ईरान जीता है यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिया, हमें ये याद रखना है कि इंडिया ने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है इसलिए, तो इसलिए पूछा है यहाँ पे। देखिए 2018 में ईरान जीता है, तो ये याद रखिएगा। अब कुछ चीज़ें जान लीजिए आप। देखिए 3 कबड्डी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हुए थे, 2004 में, 2007 में, 2016 में, जिसको तीनों ही बार इंडिया ने जीता था। ठीक है, 2004, 2007, 2016 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया ने जीता था। तो ये डेट याद रखिए, 2004, 2007, 2016। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी। पिंक सिटी को कौन सा सिटी को पिंक सिटी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है जीके और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पिंक सिटी, मैंने पिंक बना भी दिया इसको पिंक कलर से, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। देखिए इसको बोलते हैं हम जयपुर। ठीक है, जयपुर को हम बोलते हैं पिंक सिटी। ठीक है, जोधपुर, जबलपुर तो होगा नहीं, उदयपुर, जोधपुर ये सब नहीं होगा। ठीक है, जयपुर जो है इसको पिंक सिटी हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो भैया हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है सोलर सिस्टम का, ये पूछ रहे हैं। तो याद रहेगा मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इस तरीके से है। यहाँ पे सन है आपका। ठीक है, तो ये तो मरकरी हो गया। और क्या कह रहे हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है सोलर सिस्टम का, तो मरकरी, वेनस। देखिए वेनस का जो टेम्परेचर है ना, ये बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, उसके बाद हमारा अर्थ है। ठीक, अच्छा, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। आप सोच रहे हो कि मरकरी है तो भाई ये क्यों इतना ज़्यादा हॉट नहीं है। तो देखिए मरकरी की बात करें, तो देखिए मरकरी की बात करें ना, तो ये ठंडा होता है, ये प्लैनेट ठंडा है क्योंकि यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब नो एटमॉस्फेयर। क्योंकि अब जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो ये हीट को होल्ड नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से जो सरफेस है वो वार्म रहता है। ठीक है, तो हॉटेस्ट प्लैनेट तो हो गया कि आपको वेनस को बोलते हैं, लेकिन एक और नाम से जानते हैं वेनस को। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द बॉगीबिल ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर। देखिए बॉगीबिल ब्रिज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो ब्रिज है किस रिवर पे बनाया गया ये क्वेश्चन में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, बॉगीबिल ब्रिज किस रिवर पे बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये है कहाँ पे, तो असम में। ठीक है, असम में, और इसको सबसे बड़ा मतलब पहला ये रेल रोड कम ब्रिज है, मतलब रेल रोड दोनों ही ब्रिज, ऊपर रेल है नीचे रोड है, तो बॉगीबिल ब्रिज बनाया गया है इसको। ठीक है, अब जरा हम इसकी लेंथ देख लें कि भाई बॉगीबिल ब्रिज का लेंथ कितना है। लेंथ तो कितना है, 4940 मीटर। ठीक है, 4940 मीटर इसका टोटल लेंथ है। लोकेशन कहाँ है इसका, डिब्रूगढ़ धेमजी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, वॉलीबॉल टीम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्लेयर। देखिए वॉलीबॉल टीम की बात करें तो इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं ईस्ट साइड। ठीक है, तो याद रखिएगा, याद रहेगा आपको 6 प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल टीम में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है भैया। गुड गवर्नेंस डे की बात करें तो 25 दिसंबर को, जिस दिन क्रिसमस होता है उस दिन मनाया जाता है। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री विल होस्ट ओलंपिक गेम 2020। ओलंपिक गेम 2020 को किस कंट्री ने होस्ट किया था, तो याद रखिएगा जापान ने किया था। ठीक है, ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप की बात हो रही है तो भाई वीट की बात करते हैं तो रबी क्रॉप है, ग्राम भी रबी है, मस्टर्ड भी रबी है। खरीफ क्रॉप यानी गर्मी की फसलें। ठीक है, तो रबी क्रॉप कौन सा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप। ठीक, गर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। 21 में कह रहा है कि भाई कुछ इवेंट दिए हुए हैं, बताना है, इसको क्रम वाइज लगाना है। देखिए सबसे पहले कुछ डायग्नोसिस, डॉक्टर, सिक, ट्रीटमेंट, रिकवरी, कुछ बीमारी और रिकवरी टाइप से दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप बीमार पड़ोगे,
उसके बाद फिर आप जाओगे डॉक्टर के पास, बीमार पड़े डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया, डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट बताएगा, फिर ट्रीटमेंट के बाद आपको रिकवरी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, सिक, 3 नंबर पहले होना चाहिए, यानी सिक जो है पहले हुए, उसके बाद फिर आप डॉक्टर के पास गए, 2 नंबर, फिर डायग्नोस हुए, फिर ट्रीटमेंट, फिर रिकवरी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मैथ स्पीड विथ अ वाटर करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। द मैथ स्पीड अगेंस्ट द करंट, करंट के अगेंस्ट का स्पीड कितना होगा इसका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लेट्स अ मैन, एक्चुअल स्पीड समझ लेते हैं इसका कितना है, एक्चुअल स्पीड, ठीक है, x किलोमीटर मान लेते हैं हम, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ करंट मान लिया, स्पीड ऑफ करंट, ठीक, स्पीड ऑफ करंट कितना है 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अमन्स स्पीड, ठीक है, अमैंस स्पीड, देखिए अमैंस स्पीड विथ करंट, विथ करंट की बात करें, विथ करंट कितना होगा, तो x प्लस हम 2.5 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए x प्लस 2.5 करके x प्लस 2.5 इक्वल टू 15, ये कर सकते हैं हम। तो x क्या मिल गया हमें, 12.5 मिल गया, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक, 12.5 किलोमीटर आवर मिल गया। उसके बाद देखिए अब क्या करना है हमें, अमन्स का स्पीड देखेंगे हम अगेंस्ट करंट, ठीक है, अमैन स्पीड अगेंस्ट करंट, ठीक है, अगेंस्ट करंट देखेंगे तो x माइनस 2.5 करें। इसके बाद हमने क्या करना है, x का वैल्यू क्या करना है, ये वैल्यू है 12.5 माइनस 2.5 कर देना है आपको। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, अ बोट स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्टिल वाटर गो 30 किलोमीटर आवर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन टोटल टाइम ऑफ 430 आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर आवर, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं स्पीड क्या है बोट का, पर ये लिख लें, स्पीड ऑफ बोट क्या दिया है भैया, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना दिया है। अच्छा उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, हम मान लेते हैं v, ठीक है। उसके बाद टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम जाने के लिए टाइम कितना लगा भैया, ये बताना। तो याद रखिएगा कितना लगा, 30/15 + 5 v कर सकते हैं हम। देखिए 30 तो यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने में हम क्या, देखिए सॉरी यहाँ पे डाउन स्ट्रीम होगा, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया मैंने, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। तो हम 30/15 + v कर सकते हैं, दोनों के लेंगे ना हम, स्पीड बोट का और स्ट्रीम दोनों का, तो ये हो जाएगा। अब हम वहीं अप स्ट्रीम की जब बात करेंगे, जब हम अप स्ट्रीम करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 30/15 माइनस v कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद कैसे सॉल्व होगा देखिए, उसके बाद हम ये इक्वेशन को बैठाते हैं, 30/15 + v प्लस 30/15 माइनस v इक्वल टू 4.5, ठीक, ये लिखा है ना 4.30 आवर, तो 4.5 हमने कर दिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व जब करेंगे तो 30 हम बाहर कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 को बाहर किया, ये 30 है और अंदर हमने कर दिया 225/v², ये कर सकते हैं, इक्वल टू, अब इसको हम कैरी ले लेंगे तो 4 5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। अब देखिए यहाँ पे 3 10 जा 30 और 3 3 जा 9, ठीक है, 3 10 जा 30, ठीक है, ये समझ में आया आपको। उसके बाद हम क्या देखेंगे, 225 माइनस v² और बचता क्या है यहाँ पे 10 बचा है, इधर 2 बचा है, तो ये 2 और ये 10, तो यानी कि 200 हो जाएगा, इधर जाएगा तो। उसके बाद v² इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 बचेगा, 25 में 200 माइनस करने पे, तो v को स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, तो v इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। ये तो 5 किलोमीटर पर, ये 5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली मेरा मैथ स्ट्रीम है नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझा दिया मैंने, ठीक है, शॉर्टली। अच्छा तो उसके बाद क्या है कि हम आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, an error of 2% in axis is made during mapping the side of a square, so what is the percent of error in the calculated area of a square। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2%, ठीक है।
2% आपको गलती हो गई है किसी को एक स्क्वायर के साइड को मैप करने में, तो कह रहा है कि कितना % एरर हो जाएगा जब आप कैलकुलेट करोगे स्क्वायर का एरिया, तो ऑब्वियसली 2% ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर 4 साइड पार्क विच लेंथ इज 50 मीटर एंड विड्थ इज 40 मीटर एंड हैज कंक्रीट क्रॉस रोड रनिंग इन द मिडल ऑफ द पार्क एंड रेस्ट ऑफ द पार्क हैज बीन यूज्ड एज अ लॉन। द लॉन एरिया इज इतना एंड विड्थ ऑफ द रोड इतना दिया है। देखिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, जिसका लेंथ है वो 60 मीटर दिया हुआ है और विड्थ इसका 40 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड इट हैज़ 2 कॉन्क्रीट क्रॉस रोड रनिंग इन द मिडल ऑफ द पार्क। कह रहा है कि मिडल ऑफ द पार्क में तो कह रहा है कि 2 क्रॉस रोड है, ठीक है, जो कि मिडल ऑफ द पार्क में रन करते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द पार्क हैज़ बीन यूज्ड एज अ लॉन। बाकी जो पार्क लॉन को यूज़ किया जा रहा है लॉन के तरीके से। तो लॉन एरिया का जो दिया हुआ है, लॉन का एरिया वो कितना दिया हुआ है एंड व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रोड, तो रोड का जो विड्थ है वो कितना होगा। ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसको। देखिए एरिया देख लेते हैं, एरिया जो है पार्क का वो हम देख लेते हैं। जो एरिया का पार्क है वो कितना हो जाएगा, 60 × 40 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ द लॉन की बात करते हैं। एरिया ऑफ लॉन की बात करें तो इसको हम 2109 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये दिया हुआ है। उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्रॉस रोड। ठीक है, रोड को जो क्रॉस करेंगे तो एरिया निकालना है हमें, तो इसमें से हम इतना माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा भैया इतना जो है वो क्रॉस रोड का एरिया है। 291 मीटर स्क्वायर हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो विड्थ है यानी लेट विड्थ ऑफ रोड बी एक्स, इसको हम ये कह सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। अच्छा, तो हम इक्वेशन कैसे सॉल्व बैठेंगे। देखिए 60x + 40x - x2 = 291। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे x² माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 100x हो जाएगा। उसके बाद प्लस 291 ये इधर आ जाएगा, इधर बच जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद हमारा ये इक्वेशन बनता है x - x -97 x - 3 = 0 और हमारा राइट आंसर हो जाएगा x3। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि व्हेन वी ब्लीच द टॉवल दैट लॉस्ट 20% ऑफ इट्स लेंथ एंड 10% ऑफ इट्स ब्रेथ देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। कह रहा है कि मान लीजिए कोई टॉवल है उसको ब्लीच करते हैं तो 20% उसका लेंथ कम हो जाता है और 10% उसका ब्रेथ कम हो जाता है, तो उसका जो परसेंटेज कम हुआ एरिया का वो कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ ऊपर कर देते हैं। देखिए एक्चुअल लेंथ मान लेते हैं हम, लेट एक्चुअल लेंथ ऑफ टॉवल। एक्चुअल लेंथ हमने टॉवल का मान लिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर मान लिया हमने। उसके बाद लेंथ 20 सेंटीमीटर हमने लेंथ मान लिया और जो ब्रेथ है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो एरिया क्या हुआ इस हिसाब से, इस हिसाब से जो एरिया हुआ वो लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ, 20 × 10 कर देंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, आफ्टर ब्लीचिंग, यहाँ पे लिखा है आफ्टर ब्लीचिंग, देखते हैं आफ्टर ब्लीच जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, और ब्रेथ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, उस हिसाब से फिर न्यू एरिया जो हुआ वो कितना हो जाएगा, 60 × 9 कर देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 144 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उस हिसाब से जो परसेंटेज डिक्रीज की बात कर रहे हैं वो हम देखेंगे। तो क्या करेंगे हम, देखिए 56 / 200 × 100 ये हमें करना होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 28%, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए ये हो गया राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28%। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज हाफ एंड ब्रेथ इज ट्रिपल व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। मान लीजिए कह रहा है कि कोई भी रेक्टेंगल है उसका जो लेंथ है वो हाफ हो जाए और जो ब्रेथ है वो ट्रिपल हो जाए, यानी 1 2 3 हो जाए, तो उसका जो एरिया का परसेंटेज है वो कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, देखिए इनिशियल लेंथ और ब्रीथ की बात करें तो हम इसको x एंड y मान लेते हैं। टोटल एरिया क्या हो गया हमारा, LXY हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे कि L की बात करें लेंथ की। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देखिए हमने तो ये मान लिया है कि भाई हमने इनिशियल माना, इनिशियल लेंथ और ब्रीथ मान लिया हमने XY, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ है वो हाफ हो जाए। अगर हाफ हो जाए लेंथ तो हम क्या कहेंगे, उसको x/2 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं।
उसके बाद ब्रेथ को कह रहा है कि वो ट्रिपल हो जाए, मतलब ट्रिपल्ड हो जाए, तो 3y कह सकते हैं बिल्कुल। अब उस हिसाब से फिर हम जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया जब हम निकालेंगे, एरिया जब हमने निकाला तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3xy/2। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल 3xy और y नीचे 2। ठीक है, ये एरिया हो गया। अब जो हमारा इनिशियल एरिया था, ठीक है, हमने जो इनिशियल एरिया निकाला था, क्या निकाला था वो xy, ठीक है, और जो हमारा जो बढ़ा वो क्या था xy/3। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज चेंज की बात करें अगर हम तो xy/2 करेंगे। ठीक है, उसके बाद xy × 100 ये करेंगे हम, तो 2 5 जा 10 50, तो 50% जो है आपका बढ़ जाएगा। उसका ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50% इंक्रीज, यानी 50% जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 28 है, अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h एंड इट क्रॉसेस अ पोस्ट इन 18 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 28 और 29 और 30, ठीक है, याद रखिएगा ये जो 3 क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करना है और टेलीग्राम पे इसको आप पोस्ट करेंगे, इसका राइट आंसर कैसे होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, बाकी इसका राइट आंसर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ आपको। देखिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, 200 मीटर। ठीक है, 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 182 km/h। उसके बाद 30 की बात करें, 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको करना होमवर्क है आपका, और ये आप करेंट एक्शन टेलीग्राम पे ज्वाइन करके और उस पर आप इसको भेजेंगे इसका आंसर। ठीक है, और कुछ आप भी करिए कुछ मैं भी। चलिए इतना हो गया, और ये आंसर सीट है आपका, ये आप देख सकते हो। ठीक है, आंसर सीट मिल जाएगा आपको, आप इसको मैच कर सकते हो। चलिए ये आज के लिए इतना ही, और इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कोई भी मिस्टेक या कुछ भी, देखिए इंसान ही मिस्टेक हो जाती है, और अगर आप इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट देना चाहते हो आप करेंट एक्शन पर दे सकते हो, इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है। मैं एकदम सही ही बोलूँ 100%, हाँ, लेकिन ये जो स्टैटिक पोर्शन है ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो न्यू में कुछ है वो हो सकता है कि मुझसे कुछ छूट जाए, तो आप उसमें अपना तो कुछ ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, फील टू शेयर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए। सो मच।